आपने कोई रेफ़रेंस बुक वग़ैरह भी हर सब्जेक्ट के लिए चूज़ की थी कि एनसीईआरटी को ही फ़ॉलो किया था? तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक के लिए पूरी एनसीईआरटी यूज़ किया था मैंने, क्योंकि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कोई काम में नहीं आएगी, सिर्फ एनसीईआरटी से आप पूरा स्कोर कर सकते हैं जितना हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था, उसके बाद मैंने जो मेरे कोचिंग नोट्स थे वो फॉलो करे थे। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा था तो प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट टाइम पे एमएस चौहान सॉल्व की थी। और उसके बाद जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनसीईआरटी, जो मेरा ऑर्डर रहता है एनसीईआरटी करना है, उसके बाद नोट्स करना है, उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो आप यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं। जब आपको टॉपिक्स लिखने हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स मुझे आज कवर करने हैं, जैसे फिजिक्स में मुझे आज सेमीकंडक्टर कवर करना है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन कवर करना है, मैथ्स में ये कवर करना है, तो वो आप सुबह लिख लीजिए और उसको आप पूरे दिन में उसको फॉलो कीजिए। और रात में जब आप सोने जाएँ उससे पहले आप देखें कि मैंने कौन-कौन से टास्क कवर कर लिए हैं, तो उस टास्क पे आप टिक मारिए, तो उससे आपको ये रहेगा कि मैंने ये टास्क कवर कर लिया है। और कैसा चल रहा कॉलेज? बढ़िया चल रहा है। स्पेशली अपन थोड़ा-सा टारगेट कर रहे हैं जेईई मेंस पास में आ रहा है तो बच्चों को गाइडेंस ज़रूरत होती है। जिसने प्रेशर फ़ील किया हो अगर हम उससे बात करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को कि जो गाइडेंस है वो प्रॉपर मिल रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूँ तो आपकी कितनी परसेंटाइल आई थी जेईई मेंस में? सर मेरी एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जो 12th के साथ था, तो उसमें मेरी 96 थी और जब मैंने ड्रॉप लेके दिया था तब मेरी 98.2 परसेंटाइल थी। ओके। आपने जेईई मेंस को ही टारगेट किया था कि एडवांस आपका फ़ोकस था? मेरा टारगेट जेईई एडवांस था लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मैंने एक कॉलेज ले लिया था जो कि ट्रिपल आई नागपुर था। तो कुछ कंडीशन की वजह से मुझे उससे ड्रॉप लेना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने जेईई मेंस पर फोकस करके अपना और कोई अपने पास की जो एनआईटी या ट्रिपल आईटी है उस पर फोकस किया है मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जेईई मेंस पे फोकस करके और जो कॉलेज के अकॉर्डिंग जो जोसा काउंसलिंग से अलॉट हुआ है उसको मैंने ले लिया है। सो जैसे कि हमें पता है कि अभी जेईई मेंस आ रहा है तो अपन थोड़ा-सा जेईई मेंस के बारे में बात करते हैं। तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर रहे थे? एक्चुअली 12th में जब मैं 11th में था तो मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं था कि जेईई की प्रिपरेशन करनी है। बस ये था कि कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉलेज या फिर कोई आईआईटी या एनआईटी से रिलेटेड कोई कॉलेज में जाना है। तो जब 11th में था तो कोविड का टाइम था तो कोई कोचिंग ओपन थी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि मैं 12th में जाके और कोई ऑफलाइन कोचिंग लूँगा उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जब मैं 12th में आया तो मैंने ग्वालियर की फिजी कोचिंग में एनरोल किया था एज़ अ 1 ईयर प्रोग्राम। और उसके बाद मैंने जब उसको लिया तो क्या हुआ कि कुछ महीने तो वो ऑनलाइन चली है। उसके बाद वो सिर्फ़ 2 या 3 महीने के लिए ऑफलाइन थी कोचिंग। उसके बाद फिर मेरे बोर्ड्स आ गए तो मैं घर पे आ गया था वापस और जिसकी वज़ह से मेरी जेईई प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरी 96 परसेंटाइल थी और उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गया था पूरे तरीके से। तो मेरा जेईई सेकंड मेंस में भी मन नहीं लगा और एडवांस में तो फिर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया। तो फिर भी मैंने जोसा काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रिपल आईटी नागपुर में ईसी ब्रांच मिल रही थी। ईसी। और ट्रिपल आईटी नागपुर में ईसी ब्रांच ले मुझे वो छोड़ना पड़ा। सो आपने जैसे कि बताया कि आपने जो ड्रॉप आउट के साथ आपने फिटजी कोचिंग जॉइन की। मैं अगर पूछता हूँ कि जैसे आपने बोला कि आपकी 96 परसेंटाइल के बाद भी आप डिमोटिवेट फ़ील कर रहे थे। तो अगर कोई बच्चा जो 70, 65 परसेंटाइल के पास है और अगर वो 98, 97 देख रहा है, तो कैसे माइंडसेट से वो अप्रोच करे? देखो जब अगर कोई फ्रेशर रहता है, तो उसे सबसे पहले ये फ़ोकस करनी चाहिए जो उसका बोर्ड हो रहा है, उस पे पूरा फ़ोकस करे पहले तो। अगर उसका बोर्ड की प्रिपरेशन अगर सही है, तो उसके बाद फिर वो जेईई मेंस की प्रिपरेशन साथ में करता रहे और जेईई मेंस की प्रिपरेशन जो है वो आप जैसे-जैसे कोविड का टाइम हुआ है, उसके बाद से बोर्ड्स और जेईई मेंस का पैटर्न बिल्कुल थोड़ा-सा सिमिलर सा हो गया है। उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट आते नहीं हैं। तो अगर आप अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेईई मेंस में भी आपकी 95 के अप्रॉक्स परसेंटाइल आ सकती है और आपने अच्छे से एनसीईआरटी को भी फ़ॉलो किया है, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में। मैं मैथ्स की तो सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स की कहूँगा,
नहीं तो बाकी केमिस्ट्री के लिए तो फुली अगर एनसीईआरटी कर रहे हो तो बहुत सही है। और अगर एनसीईआरटी आप करके जा रहे हो तो 95 परसेंटाइल आपकी आ सकती है बिल्कुल फर्स्ट जेईई मेंस में। हूँ कि आपने कोई रेफरेंस बुक वगैरह भी हर सब्जेक्ट के लिए चूज़ की थी कि एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था? तो सब्जेक्ट वाइज़ जो रेफ़रेंस बुक हैं वो अलग-अलग होती हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज़ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक के लिए फुली एनसीईआरटी यूज़ किया था मैंने। क्योंकि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक काम में नहीं आएगी, सिर्फ़ एनसीईआरटी से आप पूरा स्कोर कर सकते हैं जितना होता है। ठीक है? और ऑर्गेनिक के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया था। उसके बाद मैंने जो मेरे कोचिंग नोट्स थे वो फ़ॉलो करे थे। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा था तो प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट टाइम पे एमएस चौहान सॉल्व की थी। और उसके बाद जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनसीईआरटी, जो मेरा ऑर्डर रहता है एनसीईआरटी करना है, उसके बाद नोट्स करना है। उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो आप एन अवस्थी पे जा सकते हैं। नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जैसे आप फिजिक्स की बात करना चाहें तो फिजिक्स में क्या रहता है कि आप कोई अच्छे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास कम समय बचा है तो आप एस सी वर्मा कर सकते हैं, क्योंकि डीसी पांडे या फिर जो और सेंगेज की बुक्स आती हैं उनको आप कवर करने जाओगे तो कवर नहीं हो पाएगी लास्ट टाइम पे। तो आप एस सी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं और अपने जो नोट्स हैं या फिर शॉर्ट नोट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए तो मैंने आर्यंत की सीरीज़ ली थी और एक यूट्यूब चैनल फ़ॉलो किया था मैंने। अनअकैडमी एटम्स नाम से एक चैनल है जिस पे निशांत वोरा सर पढ़ाते हैं, एनवी सर। उनके लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप उनको अगर कवर करते हो पूरे लेक्चर्स को, तो इतना परसेंटेज है कि आप 80% मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। और अगर आप कुछ यूट्यूब चैनल्स की बात करें, जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने फ़ॉलो किया था साक्षी वोरा को, सेम अनअकैडमी एटम्स चैनल। उससे आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं केमिस्ट्री को। उसके बाद आप अगर फिज़िक्स के लिए आते हैं, फिज़िक्स के लिए मैंने बहुत रिकमेंडेड एक चैनल है, एजीनिटी नाम से है, EDUNITI। मोहित गोयनका सर के द्वारा ही चैनल रन किया जाता है। उसमें इतने शॉर्ट नोट्स दिए हैं और आप इससे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। कुछ इनकी 2 वो फॉर्मूला रिवीजन चेकलिस्ट है, आप दोनों को फॉलो कीजिए, 4 आवर्स की है, तो 8 टू 10 आवर्स में आपकी पूरी फिज़िक्स रिवाइज़ हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपका पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो सकता है। इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। और जैसे कि ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो आप क्या करते थे? आपके लास्ट टाइम के जो एग्ज़ाम के लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, 3 मंथ बचे हैं, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? सो देखिए लास्ट जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ड्रॉप जो मैंने लिया था नवंबर के एंड में था। तो मेरे पास दिसंबर और जनवरी था। 2 मंथ्स थे मुझे जेईई मेंस देना था उसके बाद। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग माय 12th प्रिपरेशन, मैंने सबसे पहले वो रिवाइज़ करे एक बार जल्दी से। उसके बाद 1 मंथ के अप्रॉक्स में, उसके बाद फिर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना, वो भी मॉक टेस्ट के तरह मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। 2019 या 20 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 19, 20, 21, 22 आप ये 4 साल के अगर कवर करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और पूरा रिवाइज़ हो जाएगा, पूरे हर एक चैप्टर का जो कांसेप्ट है सारे रिवाइज़ हो जाएँगे। और मॉक टेस्ट इतने अवेलेबल हैं कि आप इसके अलावा अगर और कोई सा फॉलो करना चाहें, तो आप फॉलो नहीं कर पाएँगे लास्ट के टाइम पे। तो आप पीवाईक्यू से स्टिक करिए और मॉक टेस्ट दीजिए डेली। अगर आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो, तो जो मॉक टेस्ट के नंबर आते हैं, कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं क्योंकि उनके कभी कम नंबर आ जाते हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट को हमें कैसे लेना चाहिए कि हमारी मतलब किस तरीके से उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको? यस सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये भी यही मुझे बहुत परेशान करता था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो क्या रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा आपको प्लान करके नहीं देना है कि मुझे मॉक टेस्ट में इतने स्कोर करना है या फिर इतना स्कोर करना है। मॉक टेस्ट सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस के लिए रहता है कि आपको कितना रिवाइज़ है और क्या मिस्टेक्स आपने की है, जिससे आप अच्छे से उनको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। जो भी मिस्टेक्स आपने एक बार मॉक टेस्ट में की है, उससे आप एक शॉर्ट कॉपी बनाइए, उस पे नोट कीजिए कि ये मैंने मिस्टेक्स किए हैं आज और मैं इसको जब भी मॉक टेस्ट नेक्स्ट दूँगा, उसमें रिपीट नहीं करना है बस। इतना आपको ध्यान रखना है और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे
और उसके बाद फिर जब भी आपको टाइम मिले, नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले उसको आप रिवाइज़ कीजिए। और मॉक टेस्ट से जो मार्क्स आ रहे हैं, उनसे डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए रहते हैं। डे बाय डे आप इम्प्रूव करोगे, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जेईई मेंस में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं आप कोई, तो 150 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके 97 टू 99 परसेंटाइल आ सकती है आपकी, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किया है, और मॉक टेस्ट से बहुत आसानी से आ सकती है। और एट द एंड अगर जो लास्ट के 2 मंथ में उनमें जेईई मेंस जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं कुछ, जो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स में होते हैं, उनका क्या रोल रहता है? वो कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? यस सर। तो जैसे लास्ट के जेईई मेंस में तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं जो जेईई मेंस में ही आते हैं स्पेसिफिकली, और जेईई एडवांस में वो कम पूछे जाते हैं रिलेटिवली। तो जैसे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर रहता है ना? और बहुत सारे जो टॉपिक्स रहते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस में स्पेसिफिक हैं। तो अगर आप उनको कवर करते हैं, और उनको कवर करने के लिए सबसे अच्छी जगह है एनसीईआरटी, क्योंकि सबसे अच्छी तरीके से आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो टॉपिक। उनके सिर्फ आपको फॉर्मूला रिवाइज करनी है, थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करनी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, फिजिक्स में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आने लगे हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी पढ़िए आप, उसकी जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो करिए, और फॉर्मूले रिवाइज करिए, इससे आपका कवर हो जाता है। कुछ जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, तो वो आप पिन कर देना, है ना? और जैसे केमिस्ट्री में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक में है कुछ, जैसे पीरियोडिक टेबल है, बहुत इजीली कवर हो जाता है, और एक क्वेश्चन हर टेस्ट में आएगा ही आपका। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री में भी है, ऐसे मैथ्स में भी है, तो उनको कवर करने में बहुत छोटा सा टाइम लगता है, और आप पूरा कवर कर सकते हैं उन्हें, और उससे मार्क्स को फैच करना बहुत ईजिली होता है। आप आराम से उनमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप जेईई में से स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर कीजिए। अगर मैं बात करूँ अर्पित की, क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग से गियर अप नहीं कर पाते हैं, स्टार्टिंग के टाइम वो अपना वेस्ट कर देते हैं। अब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं अब पेपर टाइम आ गया, अब पढ़ना चाहिए। तो कुछ सिलेबस बैकलॉग की तरह क्रिएट हो जाता है। तो उस बैकलॉग से कैसे डील किया जाए? अगर कोई बच्चा मान लीजिए जनवरी का ना, मैं दोनों पर्सपेक्टिव देखूंगा कि क्या जनवरी का बच्चा क्या करे और अप्रैल का। इफ इन केस कोई बच्चा अप्रैल का पेपर टारगेट कर रहा हो, तो बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकता है अपना, कि कैसे बैकलॉग पूरा कंप्लीट कर ले वो? तो सबसे पहला ऐसा नहीं है कि आपका बैकलॉग रह गया है तो आप पहले बैकलॉग कवर करने चले जाएंगे। पहले जो आपका, जैसे आप कोई कोचिंग में एनरोल्ड हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ चलिए आप। बैकलॉग जो है, अगर आप ये जो पुराना बैकलॉग है उसको कवर करने बैठेंगे ना, तो आपकी जो आज की क्लास होगी या कल की क्लास होगी, उसका भी जो सिलेबस रहेगा वो भी आपके बैकलॉग में चला जाएगा। तो आपका जो बैकलॉग है वो भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया, और जो अभी करंटली चल रहा था वो भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले जो क्लासेस में चल रहा है उसको कवर कीजिए, और बैकलॉग के लिए आप लास्ट के 2-3 मंथ्स आपका जब सिलेबस खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे आप जो भी स्पेसिफिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप कवर कीजिए जो आपके छूट गए थे। तो इस तरीके से आपके बैकलॉग जो भी थे वो भी कवर हो जाएंगे, और जो करंटली आपका सिलेबस चल रहा था वो भी कवर होता जाएगा। तो इससे आपके स्कोर में बूस्टअप मिलेगा। क्या ये ज़रूरी होता है कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना नेसेसरी है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे क्या रहता है कि जेईई मेंस में आपको 150 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं एक अच्छे परसेंटाइल के लिए। तो अगर आप 70% भी सिलेबस कवर करके जा रहे हैं, तो आपके 99 परसेंटाइल ईज़िली स्कोर हो सकते हैं, है ना? तो जैसे मेरे जो मार्क्स थे वो 162 के अप्रॉक्स थे, उसमें मेरी इतनी परसेंटाइल बन गई थी। तो क्या रहता है कि मैंने सिलेबस पूरा कवर नहीं किया था। मैंने मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक छोड़े थे, जैसे इंटीग्रेशन है, बहुत सारे एओडी के टॉपिक्स रहते हैं, तो ये बहुत थोड़े मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे, तो इसलिए मैंने उनको स्किप किया। केमिस्ट्री पे मेन फ़ोकस किया, फिज़िक्स पे मेन फ़ोकस किया, कुछ चैप्टर्स मैंने मैथ्स के छोड़े, कुछ केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक पोर्शन रहता है, मैंने वो भी स्किप किया था क्योंकि मुझे रटना पसंद नहीं था, है ना? तो इस तरीके से आप 70% भी सिलेबस कवर करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, 99 प्लस आ जाएगा आपका। तो एट द एंड अर्पित, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उन फेजेस और उन प्रेशर्स को फील कर चुके हो, तो इस टाइम जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई गाइडेंस या पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताना चाहो, तो आप जरूर शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज। देखो, क्या रहता है कि जेईई मेंस की जो प्रिपरेशन करते हैं, जेईई एस्पायरेंट जो रहते हैं, वो स्टार्टिंग से ये फॉर्म में रहते हैं कि भाई मुझे तो आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, ऐसा कुछ, है ना?
तो आप इसको आप टारगेट बनाइए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अगर मेरा ये एक मेंस खराब हो गया, अरे मेरी तो लाइफ बेकार हो गई, नेक्स्ट मेंस भी मेरा बेकार ही जाएगा क्योंकि मैंने कवर नहीं किया है, सिलेबस कवर नहीं किया है। बहुत सारे प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया। तो इसके लिए मैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि आप सुबह उठ के और एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको क्या-क्या टास्क आज कवर करने हैं। आप ऐसा नहीं करिए कि टाइम टेबल बनाइए जो स्कूल वाला रहता है कि 7 से 9 मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ़ आपको टॉपिक्स लिखने हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स मुझे आज कवर करने हैं। जैसे फिज़िक्स में मुझे आज सेमीकंडक्टर कवर करना है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का कोई पोर्शन कवर करना है, मैथ्स में ये कवर करना है। तो वो आप सुबह लिख लीजिए और उसको आप पूरे दिन में उसको फ़ॉलो कीजिए और रात में जब आप सोने जाएँ, उसके पहले आप देखें कि मैंने कौन-कौन से टास्क कवर कर लिए हैं। तो उस टास्क पे आप टिक मारिए, तो उससे आपको ये रहेगा कि मैंने ये टास्क कवर कर लिया है। तो ऐसे-ऐसे करके आप बहुत सारे डेली अगर आप टू डू लिस्ट बनाएँगे और उसे कवर करते जाएँगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, लास्ट टाइम पे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा था ये। और एट द लास्ट जो 1 मंथ रहता है, उसमें आप अगर चाहें तो सुबह और शाम जैसे 9 से 12 और 2 से 5 जो शिफ्ट रहती है जेईई मेन्स की, तो उसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि आपको पहले से पता नहीं होगा कि आपका जो जेईई मेन्स है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर इवनिंग शिफ्ट में है। तो दोनों शिफ्ट में आप टेस्ट देना ट्राई कीजिए, है ना? तो इससे आपको जो रिदम रहेगी वो बनी रहेगी आपके लास्ट मोमेंट पे भी। तो थैंक यू अर्पित। आप भी इंजीनियरिंग फील्ड में हो अर्पित, आपसे आगे हम बात करते रहेंगे जो कि इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग हो या कोई गाइडेंस की रिगार्डिंग हो, क्योंकि आपने अच्छा मूव ऑन किया एक ड्रॉप लेके। सो अगेन थैंक यू अर्पित टू जॉइन अस। थैंक यू सर।